शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। स्वागत है आप सबका। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बिहार की चुनावी जंग दिन ब दिन और दिलचस्प होती जा रही है। मोदी को पटखनी देने के लिए पुराने दिग्गज लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस दुश्मनी भुलाकर एक मंच पर आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी को अपने साथियों को मनाने में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। रामविलास पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी तो सीट बंटवारे से संतुष्ट लग रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के अड़ियल रवैये से एनडीए की एकजुटता खतरे में पड़ गई है। दरअसल मांझी बिहार के करीब 5% वोटरों को मोदी की तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन यह भी साफ है कि अब बीजेपी के साथ जाने के सिवाय मांझी के पास और कोई चारा दिखता नहीं है। इस बीच मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी और हिंदूवादी शिवसेना ने भी बिहार के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। इससे दोनों ही खेमों में खलबली मची है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी ने मांझी को और मांझी ने मोदी को फंसा दिया? बिहार में दलितों का बड़ा नेता कौन, मांझी या पासवान? और क्या वोट कटवा पार्टियां नीतीश और मोदी का खेल बिगाड़ सकती हैं? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान एक दूसरे को जिस तरह मिठाई खिला रहे हैं, उससे तो साफ है कि बिहार चुनाव में टिकट कर पासवान की गोटी फिट बैठ गई है। लेकिन जीतन राम मांझी को बीजेपी का पासवान प्रेम सीने में नश्तर की तरह चुभने लगा। अंदर खाने से खबर आई कि एनडीए पासवान की पार्टी एलजेपी को 41 सीट दे रही है, जबकि मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को महज 15 सीटें मिल रही हैं। ये खबर जैसे ही मांझी खेमे तक पहुंची, मामला बिगड़ गया। सीट बंटवारे को लेकर मांझी नाराज हो गए हैं। हालांकि मांझी ने नाराजगी की खबर को सिरे से खारिज कर दिया। जीतन राम मांझी के पास 13 एमएलए हैं और 2 एमएलसी। ऐसे में सिर्फ 15 सीट पर मांझी को मनाना बीजेपी के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं है। मांझी खुद को बिहार में सबसे बड़ा दलित नेता मानते आए हैं और पासवान से उनकी तनातनी किसी से छिपी भी नहीं। ऐसे में पासवान के मुकाबले मांझी सिर्फ 15 सीट पर तैयार हो जाएंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी ने मांझी को और मांझी ने मोदी को फंसा दिया? बिहार में दलितों का बड़ा नेता कौन, जीतन राम मांझी या रामविलास पासवान? और क्या वोट कटवा पार्टियां नीतीश या मोदी का खेल बना और बिगाड़ सकती हैं? इसी पर बहस करने के लिए संबित पात्रा बीजेपी से, हमारे एंग्री यंग मैन। पटना के स्टूडियो से मेरे साथ दानिश रिजवान जुड़ेंगे, जीतन राम मांझी की हम पार्टी के प्रवक्ता। एलजेपी से अजय कुमार यहां स्टूडियो में है। जेडीयू से राजीव रंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं, अक्सर आते हैं हमारे प्रोग्राम पर, टीवी डिबेट्स में अक्सर हिस्सा लेते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, स्वागत है आपका। और नदीम जावेद कांग्रेस के एमएलए, बिहार की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, बिहार से ही एमएलए हैं कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा, डॉक्टर पात्रा, ऐसा लगता है कि मांझी जी ने आपको फंसा दिया है। अगर मांझी जी आपके साथ नहीं आए, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। संबित पात्रा, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कैसी बेचैनी है मांझी की नाराजगी को लेकर, ये आप छिपा नहीं पाएंगे। कोई नाराजगी नहीं है और कोई बेचैनी नहीं है। अब देखिए, खुद मांझी जी कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, तो एक मैन्युफैक्चर्ड एंगर और मैन्युफैक्चर्ड नाराजगी लाके हमें आप सवालों के कटघरे में खड़े करेंगे तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो विकास होता है वो तटस्थ होता है, वो स्थिर होता है, उसमें ना बेचैनी होती है, ना किसी प्रकार की स्पर्धा होती है। वो बिल्कुल एक लाइन पे चलती है कि किस प्रकार बिहार को आगे लेके चलना है। हमारे सारे घटक दल खुश हैं और जैसे कि अभी शहनवाज हुसैन जी कह रहे थे, हम सबका उद्देश्य एक है और वो उद्देश्य वही है जो बिहार की जनता। ठीक है डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा, जो अभी 25 पात्रा, आ रहा हूं आपके पास वापस। आपने कहा सारे सहयोगी खुश हैं। दानिश, छोटा सा रिएक्शन। आप कहते हैं जीतन राम मांझी सबसे बड़े दलित नेता हैं, रामविलास पासवान को 41, आपको 25, आप खुश हैं इससे? 15, माफ करिए, 15, 25 भी नहीं, 15। जी, अभी भी मैं कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी सबसे बड़े नेता हैं। जीतन राम मांझी हर तबके के नेता हैं। देखिए, अपनी सरकार में जिस तरीके से उन्होंने काम किया था और 34 एजेंडे जो जनता के एजेंडे थे उसको अपने कैबिनेट से पास किया था, वो काफी महत्वपूर्ण एजेंडे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को यह लगा कि एक बेवकूफ नेता था, जिसको मैंने ये सोचा था कि बेवकूफ है, उसको मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब जब उन्हें यह डर समाने लगा कि जनता के बीच में जीतन राम मांझी अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, तो उन्होंने आओ दिखाना था और अपने विधायकों के दम पर उनको सत्ता से बेदखल कर दिया।
अब जीतन राम मांझी जब बड़े फैक्टर बन के उभरे हैं तो अपने सहयोगी लालू प्रसाद यादव से या फिर उनके एक नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जी के से हमेशा ये कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीतन राम। आप विरोधियों पे क्यों अटैक कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं बीजेपी क्या आपके साथ गलत कर रही है? मैं तो बीजेपी पूछ रहा हूं। बड़ा भाई गलत कर रहा है, इस समय आपके साथ 15 सीट दे रहा है, आप कह रहे हैं सबसे बड़े नेता है। 41 पासवान को मिल रही है, आपको 15 मिल रही है। ये क्या हो रहा है आपके साथ? ये अन्याय नहीं है? देखिए सीटों पर अभी कोई बातचीत ही नहीं। किसे बता दिया कि 15 सीटें किसे मिल रही है, 41 सीटें किसे मिल रही है? सीटों पर तो अभी कोई बातचीत ही नहीं हुआ है। कल 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से उसको कैंसिल किया गया। सीटों पर अभी कोई बातचीत नहीं हुआ। ये सिर्फ तुक्केबाजी हो रही है। तमाम न्यूज चैनल्स में यही तुक्केबाजी हो रही है कि 15 सीट मांझी को, 41 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को। औपचारिक ऐलान सीटों का अभी तक नहीं हुआ है और जो भी बातें इस तरह की सामने आ रही, इसमें कहीं से कोई सत्यता नहीं है। अच्छा, कितनी सीटें आपको मिलनी चाहिए ये तो बताइए, कितनी मिलनी चाहिए? देखिए कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये एनडीए के नेता अभी बैठे हुए हैं। एनडीए के जो तमाम नेता है वो बैठ के बातचीत कर रहे हैं। इतना तो कहिए कम से कम 41 आप उनको दे रहे हैं, पासवान को उतनी हमें भी दीजिए। आप कह रहे हैं सबसे बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी महादलितों के, और फिर आप सीटें भी नहीं बता रहे हैं। पासवान जी को 41 मिल रही है। देखिए हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और भ्रष्ट कांग्रेस से बिहार के आम आवाम को मुक्ति दिलाना। देखिए जिस तरीके के अभी माहौल बने हैं बिहार में, उससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जाति के आधार पे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। अरे दानिश आप मुद्दे से बच रहे हैं, आप लालू और नीतीश पे चले जाते हैं। दानिश मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए कल आपने तस्वीर देखी, रामविलास पासवान मिठाई खिला रहे थे अमित शाह को। उनकी तो गोटी फिट हो गई है, उनको 41 सीट मिल रही है। 7 लोकसभा के हिसाब से इतनी बन रही थी उनकी, वो तो खुश हैं। ऐसा लग रहा है आप पीछे रह गए। सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान है दलितों के, बीजेपी के हिसाब से। मांझी जी नहीं है। भाई साहब आप भी अमित शाह जी के आवास पे जाएंगे तो आपको भी मिठाई खिलाया जाएगा, चिंता ना करें। जो भी जाता है, हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है कि जो किसी दूसरे के घर में मेहमान आते हैं मिठाई खिला के विदा करते हैं। ये कोई फैक्टर नहीं है। देखिए देश की राजनीति के हालात को अगर अभी गौर से देखा जाए तो बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी रामविलास पासवान जी से बड़े नेता हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद में सत्ता की चाबी लेकर जरूर रामविलास पासवान जी खेल रहे थे, लेकिन पूरे एनडीए में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। एनडीए में एकमात्र मुझे यही सुनना था आपसे। संबित पात्रा आप देख लीजिए, रामविलास पासवान से बड़े नेता बता रहे हैं दानिश जीतन राम मांझी को, और आप कह रहे हैं सब खुश हैं। कैसे हो सकता है? दोनों बातें सही कैसे? देखिए मैं बड़े प्यार से, यूं तो आप मुझे बार बार एंग्री यंग मैन कहते हैं, मगर मैं बड़े प्यार से आपसे कहना चाहूंगा, जब हमारे घर में सब राजी खुशी चल रहा है तो आप मंत्रा का रूप धारण करके उसे तोड़ने का बार बार प्रयास हमें मंत्रा बता रहे हैं। ये भड़का रहे हैं, ये भड़कने वाले नहीं है, ये भड़कने वाले नहीं है, ये हमारे भाई हैं। लेकिन आखिरी मोमेंट पे कैंसिल हो गई। वो सारे रिपोर्टर्स पहुंच गए थे, कैमरा रोल होने शुरू हो गया, पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़, कुछ नाराजगी चल रही है, तभी कैंसिल हुई। कैमरा रोल देखिए, वो कैमरा रोल हो या नहीं हो, हमारा रिश्ता तो रोल होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और आप कितने भी भड़काइए, हम मुस्कुराते रहेंगे, हम भड़कने वाले नहीं हैं। आजकल तो सेक्युलरिस्टों के घर में आग लगा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। वहां ओवैसी आ गए हैं और ये सब आने से उनके यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है उसके बारे में चिंता करिए। हमारी क्या सीट? देखिए, चाहे जीतन राम मांझी हो चाहे पासवान जी हो, दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों का अपना स्थान है, दोनों का अपना महत्व है, और हम दोनों के साथ खड़े हैं, दोनों हमारे साथ खड़े। लेकिन आप पीछे रह गए ना, क्योंकि देखिए उन्होंने तो अपनी सीटों के बंटवारे भी कर दिए, सीएम का कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया। आप ना सीएम का कैंडिडेट दे रहे हैं और सीटों के बंटवारे में भी देखिए क्या मारामारी हो रही है आपके कैंप में। कोई अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। जीतन राम मांझी नाराज हैं, आप मनाने जा रहे हैं उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो रही है, किसी को मिठाई खिला रहे हैं, किसी को बुरा लग रहा है। ये आपके खेमे में हो रहा है। नाराज है मांझी जी ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि मैं कहीं से नाराज नहीं हूं। यही देखिए मानक जी, हमारे स्ट्रैटेजी को लेकर अगर बाकी जो विरोधी खेमे हैं उनमें तिलमिलाहट मचे, वो परेशान नजर आए, तो आप जानिएगा हम अपने स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल हो गए हैं। आज अगर जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी में तिलमिलाहट है, ये पूछ रहे हैं कि आपका कैंडिडेट कौन होगा, कितनी सीट देंगे, और बार बार खुसुर फुसुर कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनको तो आग लगी हुई है, ये परेशान है। ठीक है डॉक्टर पात्रा, लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। एक आपसे मैं रिएक्शन ले रहा हूं अजय जी, आप तो एलजेपी के नेता, आपने सुना दानिश कह रहे हैं कि मांझी जी सबसे बड़े नेता है दलितों के। वो कह रहे हैं कि जितनी सीटें, उनका हिंट ये है जितनी सीटें आपको मिलेंगी उतनी उनको भी मिलनी चाहिए, किसी मायने में वो कम नहीं। मानक जी आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप हिंट की तरफ ध्यान देते हैं, जो वो कह रहे हैं ऑन स्क्रीन उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? खुल के नहीं बोलेंगे तो हमें हिंट ही लेना पड़ेगा। बोल रहे हैं, देखिए एक मूल बात समझिए
कि ये जितनी एनडीए की घटक पार्टियां हैं उनका अर्जुन को की तरह सिर्फ मछली के आंख वो सबका है, वो तो ठीक वो है। सबका क्या है। मांझी जी सबसे ज्यादा अपमानित हुए नीतीश जी से, तो अगर उस वक्त हम एलजेपी के लोग उनके साथ खड़े रहे हैं, रामविलास जी खड़े रहे हैं, और हम सबका सिर्फ इस वक्त एक लक्ष्य है कि जंगल राज अच्छा, एक बात की बताइए, वो ठीक है। पुनर्वापसी बिहार में न हो। वो ठीक है, एक बात बताइए, क्या मांझी जी के बिना, हम पार्टी के बिना आपका एनडीए पूरा होगा? हम कहाँ कह रहे हैं कि मांझी जी हमारे हम पार्टी में एनडीए गठबंधन में नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर ये डील नहीं हो पाती है, डील क्यों नहीं हो पाएगी? हो आपको जाएगी। क्या प्रॉब्लम लग रहा है? डील हो चुकी बीजेपी को है। और सीटें देनी चलिए चाहिए हम ना। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, डील हो चुकी है, अनाउंसमेंट जल्द हो जाएगी। क्या बात है, अरे वाह। आप बिल्कुल फिक्र न करें, एनडीए के अंदर सारा कुछ एकदम परिपक्व है। और हमारा कितनी एक पार्टी मिल रही है? ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं, ये भी बता दीजिए। ब्रेकिंग न्यूज वो भी मिल जाएगी, जरा इंतजार कीजिए, जरा सब्र देखिए, रखिए। हमारे सूत्रों के मुताबिक 162 पे बीजेपी लड़ रही है, 41 आपको मिल रही है, 25 नहीं, कुशवाहा जी को मिल रही है, जैसा 15 कि दानिश मांझी जी को भी मिल कह रही है। रहे हैं कि ये अपना मीडिया काम करता है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हमारे दल के लोग आपस में चलिए, ठीक है, राजीव रंजन और बात कर रहे हैं। ठीक है, राजीव रंजन, ऐसा लगता है कि मांझी और पासवान एक साथ आ गए हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत सीटों को लेकर खींचतानी चल रही हो। संबित पात्रा का इशारा इस तरफ है कि आप इससे बेचैन हैं, क्योंकि आपको पता है एक क्रूशियल फैक्टर है, महादलित का सारा वोट इनकी तरफ जाएगा, इसीलिए आप बेचैन हो रहे हैं। मना लेंगे ये मांझी जी को, ये कह रहे हैं। मानक, सबसे मजेदार चीज क्या है, जब कहीं कोई अप्रिय घटना घटती है तो औपचारिक तौर पर यही कहा जाता है कि स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है। ये इनका कहना है कि नहीं, सब कुछ नियंत्रण में है और स्थिति भी तनावपूर्ण नहीं है, तो कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। लगातार दर दर भटक रहे हैं जीतन राम मांझी जी। हमारे दल ने उन्हें 140 विधायकों का नेता बनाया था, एक अपार जो बहुमत हटाया भी था, फिर विधानमंडल हटाया भी था, उनके साथ था, और सारे फैसले वो ले पा रहे थे। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं कि एक साजिश थी जिसके वो शिकार हुए। राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी पर किसी दलित महादलित नेता को देखना भारतीय जनता पार्टी को भी साजिश के शिकार और हो एक गए हैं। ट्रैप में उन्होंने शामिल किया और उनको निकलने। दानिश रिजवान जी, अगर मैंने आपको सुना है तो मैं उम्मीद करूंगा आप भी सुनेंगे। हाँ, ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। अपनी बारी आएगी, आप उसमें बात कीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात है मानक कि जो स्थितियां हैं वो देख लीजिए। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, और जब वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दल के विरोध में काम कर रहे थे, तब दल को भारी मन से ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन आज क्या हो रहा है, इतने बड़े दल का के विधानमंडल दल का नेता, राज्य का लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और आज दर दर भटक रहे हैं मांझी जी। आप देख लीजिए, बस ठीक है, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था राजीव रंजन। वो अमित शाह जी के साथ दिख रहे हैं, कभी पार्टी। मैं राजीव जी आपसे यही सुनना चाह रहा था। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब देंगे? कह रहा हूँ राजीव जी, सीधा जवाब देंगे? जी, आपने कहा इतना बड़ा नेता, इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इसका मतलब उनके बीजेपी में जाने से आपको बहुत नुकसान होने वाला है, आप ये मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये उस जुलूस की स्थिति है जब हाथी चलता है, और गणपति के जुलूस में लोग हाथी को भी प्रणाम करते हैं, तो कई बार हाथी को ये भ्रम होता है कि वो गणपति के बजाय वो हाथी के स्वागत में सारे लोग खड़े हैं। मतलब आप कह रहे हैं मांझी जी हाथी हैं। करिश्माई नेतृत्व ने बिहार में एक वातावरण बनाया, और उस वातावरण का लाभ उस दौर में उनको मिल रहा था। अच्छा, ठीक है। अगर वो चाहते तो एक मौका था, वो दलितों की तकदीर और उनके भविष्य को सुधारने का एक जिम्मा मिला था। ठीक है। इसके बजाय वो जिस राजनीतिक स्वार्थ के शिकार हुए। ठीक है राजीव जी, मैं समझ गया, आप सीधे जवाब नहीं देंगे। मैं समझ गया, आप नहीं मानेंगे कि मांझी जी के एनडीए में जाने से आपको नुकसान होगा, मुझे पता है आप नहीं मानेंगे। मैं एक ब्रेक लेना, ब्रेक से पहले मैं नदीम जावेद के पास जा रहा हूँ। नदीम जावेद, आपको क्या लग रहा है, मांझी और पासवान दोनों मिलके अगर एनडीए में चले जाते हैं, हाँ वो बीजेपी कह रही है मना लेंगे, दानिश भी कह रहे हैं सुलझ जाएगा मसला, आपके लिए ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है? एनडीए में फूट नहीं है, ये बीजेपी और ये हम और एलजेपी कह रहे हैं, तो आप इतने क्यों एक्साइटेड हो जाते हैं जब इस तरह की खबरें आती हैं? आपको तो नुकसान है, महादलितों का सारा वोट बीजेपी की तरफ जाने वाला है। मानक जी, शुरुआत की चर्चा में आपने ये कहा कि मैं बिहार से विधायक हूं। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश में जौनपुर एक जगह है, वहां से विधायक हूं,
और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में संगठन का काम लंबे समय तक एनएसयूआई का और युवक कांग्रेस का बिहार में करता रहा। माफ करिएगा, दूसरी बात, जो सवाल आपने उठाया उसके संबंध में बात कर लूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैचारिक स्तर पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब आप यूपीए के गठबंधन को देखेंगे और यूपीए के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को देखेंगे तो आप बड़ी अस्पष्टता दिखाई देती है। और उसमें आप ये देखेंगे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी हो या लालू यादव जी की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबने सैक्रिफाइस करके कार्यक्रम के आधार पर और विचारधारा के आधार पर एक गठबंधन किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की बात करती है और विकास की बात करती है। उसमें आप देखिए कि गठबंधन में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, और इसलिए हम इस चर्चा हुए हैं कि इस चर्चा का आयोजन आपने किया है और आप इस पे डिबेट में हम सब लोगों को आपने आमंत्रित किया है। इसलिए हमारी जवाबदारी है कि आपके सवालों का ईमानदारी से जवाब दें। क्या नीतीश कुमार जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो ये नहीं देख रहा है कि पासवान साहब में और मांझी जी में किस प्रकार से वैचारिक मतभेद दिखाई दे रहे हैं? हिस्सेदारी के लिए झगड़ा हो रहा है। आप कहते हैं विचारधारा के लिए और बिहार के विकास के लिए बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो सीटों का झगड़ा हो रहा है। अच्छा, ठीक है, सुनिए नदीम जावेद, किसको ज्यादा शेयर मिलेगा? शेयर का झगड़ा। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा प्लीज जवाब दीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मांझी और पासवान दोनों अगर एनडीए में जाते हैं, नुकसान है ना आपके लिए? इतना तो मानेंगे, बड़े नेता हैं। राजीव रंजन भी कह रहे हैं मांझी जी बड़े नेता हैं। पासवान जी के पास देखिए सीटें भी हैं, लोकसभा की भी और विधानसभा की भी। देखिए, किसके जाने से नुकसान होगा और किसके जाने से फायदा होगा ये कहना बहुत अभी मुश्किल काम है। अभी एक बार मोर्चा बन जाए, जमीन पर लड़ाई शुरू हो जाए तो एग्जैक्टली जमीन पर क्या इक्वेशन डेवलप होती है वो कह पाने की बात हो पाएगी। अभी मैं ये कह दूं कि किसी के जाने से फायदा होगा और किसी के जाने से नुकसान होगा, शायद ये सच्ची बात भी नहीं होगी, ये जस्टिस भी नहीं होगा। लेकिन हमें ये जरूर अंदाजा है कि जब जनता के बीच में आप जाते हैं और जनता के बीच में किसी कार्यक्रम को लेकर जाते हैं जिसमें आपका कमिटमेंट दिखाई देता है, सत्ता का लालच दिखाई देता है, तो उसका असर ज्यादा होगा। ठीक है। संबित पात्रा, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाह रहा हूं, क्योंकि जीतन राम मांझी को मुलायम सिंह ने ऑफर दे दिया है। वो कह रहे हैं आप हमारे थर्ड फ्रंट में आ जाइए, आपको सीएम कैंडिडेट बना देंगे। संबित पात्रा, देख लीजिए, डोरे तो लोग डालेंगे। जीतन राम मांझी इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं बिहार में। देखिए, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दानिश मुस्कुरा भी रहे हैं इस पे। चलिए, मैं आपको अब उत्तर देता हूं। अभी मेरे भाई नदीम साहब कह रहे थे कि जो यूपीए की सीटों की बंटवारा हुई उसमें स्पष्टता थी और उसमें सैक्रिफाइस था। उसमें ना तो स्पष्टता थी और ना सैक्रिफाइस था, उसमें डर था, फियर था और उसमें डेस्परेशन था। क्यों? देखिए, कांग्रेस 4 सीट से 40 सीट, 115 से जेडीयू 100 सीट पे आ जाती है और 22 सीट से आरजेडी 100 सीट पे चली जाती है। तो डर था। नीतीश कुमार जी को अभी गणपति बता रहे थे, गणपति उत्सव स्टार्ट होते ही राजीव कुमार जी उनको गणपति बता रहे थे। गणपति, देखिए, गणपति अकेले चलते हैं। गणपति के साथ आज अगर लालू प्रसाद यादव चल रहे हैं तो क्या वो मूसक हैं? गणपति जी को मूसक की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं विषय पर संबित पात्रा जी बोलिए। आज ये जमीन सरक गई है। संबित पात्रा जी, जमीन सरक गई। कहा दोनों राजीव आने वाले से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं मैं। सबसे बड़ा सवाल जारी है। ब्रेक के बाद हम ये भी पूछेंगे, शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम भी बिहार चुनाव में कूद पड़ी है। क्या ये सिर्फ वोट कटवा पार्टियां हैं? अगर ये उतरती हैं, नुकसान किसे, फायदा किसे? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी ने मांझी को, मांझी ने मोदी को फंसा दिया? बिहार में दलितों का बड़ा नेता कौन, मांझी या पासवान? और क्या वोट कटवा पार्टियां नीतीश या मोदी का खेल बना या बिगाड़ सकती हैं? इसी पर बहस करने के लिए संबित पात्रा, दानिश रिजवान, अजय कुमार, राजीव रंजन और नदीम जावेद मेरे साथ हैं। अरे राजीव जी, जरा संक्षिप्त में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से मांझी बड़े नेता हैं या पासवान बड़े नेता हैं दलितों के? हालांकि दोनों आपके साथ नहीं है अब। देखिए, दोनों ही अपने अपने तरीके से दलितों के नेता तो हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दलित विरोधी दृष्टिकोण का परिचय दिया है, रामविलास पासवान जी को हैसियत में रखने के लिए जीतन राम मांझी जी को एनडीए में प्रवेश मिला और फिर रामविलास जी ने जब अपने तरीके से दबाव बनाया तो जीतन राम मांझी जी को हैसियत बता दी गई। तो कमोबेश ये दलित समाज का नुकसान इन दोनों नेताओं के अहम के टकराव में हुआ है और ये परिस्थिति पैदा की भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके, जिससे कि वो 160 सीटों से कम लड़ने की स्थिति में नहीं आए।
ये एक तय रणनीति का हिस्सा था। ठीक है सर, मैं समझ गया आप इसमें भी बीजेपी की साजिश देख रहे हैं। दबाव बनेगा, उसके बाद ये 60 से 65 सीटों के अंदर राजीव रंजन कह रहे हैं कि आपने अपने साथियों के साथ भी पॉलिटिक्स देखने की बात नहीं है, माना कट्टू साइज करने के लिए आप दूसरे को है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। ये देखिए, हो गया हो तो हम बोल ले। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मांझी जी के साथ क्या किया गया जेडीयू में, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। आप बताइए, बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, कितना सीट दिया, क्या किया। अरे आम और लीची खाने तक नहीं दिया, वहां लाके पहरा लगा दिया, और यहाँ बोल रहे हैं कि कौन बड़ा नेता कौन छोटा नेता। बताइए, ये तो आप लोगों की नियत थी। एक एक पेड़ के नीचे एक एक पुलिस वाला खड़ा हुआ। अरे वो फोटो कभी नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, वो दृश्य कभी नहीं भूलेगा। आम के पेड़ के नीचे पुलिस वाला, वो कभी नहीं भूलेगा। महादलित को आम नहीं खाने दिया आप लोगों ने, और यहाँ सीट कर रहे हैं। देखिए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजीव जी, एक सेकंड आपके पास भी आऊंगा वो सवाल लेके। संबित पात्रा, अब सवाल मेरा ये है, शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी, आपके हिसाब से ये सिर्फ वोट कटवा है या फिर सीरियस प्लेयर हैं, दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? संबित पात्रा, पहले आप बताइए शिवसेना के बारे में। आपकी सहयोगी उतर रही है, आपके हिंदूवादी वोट ले जाएगी। नहीं, वो तो पहले भी उतरती थी, बिहार में नहीं उतरती थी, दिल्ली में उतरती थी, बाकी जगह उतरती थी, उससे हमें क्या फर्क पड़ता था? वो उतरे, ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़े, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, और अगर वैसे उतरते हैं तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। अब सुनिए इसका उत्तर। देखिए, जहां तक ओवैसी जी का उतरने का विषय है, मैं बार बार कह रहा हूं, हर चैनल में कह रहा हूं, मुझे बचपन का वो कहानी याद आ गया है, ऊंट और तंबू वाला। एक ऊंट था, बाहर बैठा हुआ था, और सारे सेक्युलरिस्ट तंबू के अंदर थे। फिर ऊंट बोला मैं सर घुसाऊं, तो सब सेक्युलरिस्ट ने कहा कितना क्यूट सेक्युलर ऊंट है रे, अंदर आओ थोड़ा सा। जैसे ही सर घुसाया ऊंट ने, धीरे धीरे ऊंट पूरा तंबू में घुसा है, और सारे सेक्युलरिस्ट तंबू से बाहर हुए हैं। अब इनको इस ऊंट पे नाराजगी हुई है, तो इन्हीं से पूछिए। सेक्युलरिस्टों के बीच में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि वो ऊंट घुस गया है इनके तंबू में। तो हमारा क्या काम है? हम तो ऐसे ही तंबू से बाहर थे, हम तो विकास के तंबू में थे। ठीक है, पूछिए क्या हो रहा है। ठीक है, नदीम जावेद रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं शिवसेना से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर काम करेगा। नदीम जावेद, क्या ऐसा ठीक है, या आप कहेंगे एकदम उल्टा है? ओवैसी से फर्क नहीं पड़ेगा। नदीम जावेद, आप कहेंगे ओवैसी से फर्क नहीं पड़ेगा, शिवसेना वोट काटेगी? मैं देखिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में गठबंधन है, और आए दिन जो भी कार्यक्रम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, उसका शिवसेना वहां पर खुलेआम विरोध करती है। एक तरह से विपक्षी दल की भूमिका में सत्ता में रहते हुए महाराष्ट्र के अंदर है, और बिहार में भी वो चुनाव लड़ रही है। ये सही बात है कि शिवसेना का वहां पर कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए वहां पर शिवसेना का लड़ने का चुनाव का कोई बहुत ज्यादा मायने मतलब नहीं है। रहा असदुद्दीन ओवैसी की बात, असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से भारतीय जनता, बात सुन लीजिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से है। उनका भी वहां पर कोई संगठन नहीं है, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। वो लंबे समय से हैदराबाद की राजनीति करते हैं, कभी भी 7 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पा रहे हैं। एक अंतिम बात कह दूं, कृपया मानक जी, अंतिम बात कह दूं, असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी केवल इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, उससे समाज में पोलराइजेशन होता है। भारतीय जनता पार्टी विकास का नारा देती है, लेकिन फाइनली वो पोलराइजेशन की राजनीति करती है। मैं समझता हूं कि चाहे शिवसेना हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, वो समाज को बांटने की ही बात करते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी करती है, और ये एक दूसरे के। ठीक है, नदीम जावेद, आप कह रहे हैं वही बात दोहरा रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से बार बार कही जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी आगे बढ़ा रही है ताकि फायदा उसे हो। लेकिन पहले मानक जी, मेरा एक सवाल है नदीम जावेद जी से कि आज ये जो असदुद्दीन ओवैसी पे स्टैंड ले रहे हैं, जरा वो इतिहास के वो पन्ने देखें जब कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती थी। ठीक है, आज वो अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने लगी तो वो, अच्छा, आपको फायदा होगा? धार्मिक बात फायदे और नुकसान की नहीं है, बात देश के फायदे की और नुकसान की होनी चाहिए। सवाल यह है कि कांग्रेस का ये जो एक वोट के लिए मारामारी हो रही है, इस बार इतनी चरित्र है कि उनके साथ जो रहे। 2002 के दंगों के बाद आपने हमारे साथ मिलकर सरकार बनाई। अरे भाई, आप मलियाना का दंगा बताइए, आप अलीगढ़ का दंगा बताइए। इस देश में 67 साल आपने शासन किया है। अजय जी, ये बताइए आप, क्या ये सिर्फ वोट कटवा पार्टियां हैं? एक वोट के लिए मारामारी हो रही है, इस बार इतनी कड़ी टक्कर है। मैं ये कह रहा हूं, ओवैसी अगर आते हैं, मुस्लिमों के बड़े नेता तो आज वो बन ही गए हैं देश में।
वो महाराष्ट्र से हैदराबाद में नहीं है, महाराष्ट्र में आ गए, ये सब यूपी तो जा रहे हैं, कांग्रेस बिहार का किया हुआ है। ये सब तो इसी तरह से मुसलमानों को डरा करके रखना, उन्हें उनका हक और हकूक ओवैसी नहीं फैक्टर काम देना। करेगा, ओवैसी फैक्टर काम करेगा, बिल्कुल ओवैसी फैक्टर काम करेगा। दानिश ओवैसी फैक्टर काम करेगा, इंसाफी मानव जी, दानिश ओवैसी फैक्टर आज काम जो करेगा। सीमांचल को पिछड़ा का क्षेत्र बता रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? दानिश, यही नीतीश कुमार जो बड़े अल्पसंख्यकों के समर्थक बनते थे। अगर आज मुस्लिम समाज विकास किया होता और वहाँ पे विकास की राजनीति होती तो आज ओवैसी को जमीन नहीं मिलती बिहार में। अब ये जमीन देने का काम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो बहुत बड़े समर्थक बनते थे मुस्लिम समाज के, ये जवाब बिहार की जनता इनसे इस चुनाव में मांगेगी और अल्पसंख्यक भाई इस चुनाव में ये जवाब मांगेंगे। दानिश ओवैसी फैक्टर लीजिए, हम लोगों की मानव प्रतिक्रिया भी जी, इस लीजिए। तरीके से कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाए कि हमारे जो अवैसी जो बिहार में चुनाव लड़ने आ रहे हैं कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित हैं। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीमांचल के जिन 4 जिलों में उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की भाजपा के द्वारा उसमें से 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। 24 में से 15 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो भाजपा के खाते में है। मतलब साफ है कि वो सीधी उनकी जो टक्कर है भाजपा से होनी है, भाजपा वहां सीटिंग है। तो वैसी स्थिति में हम ये क्यों ना कहें कि कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने अवैसी को बिहार में प्रोजेक्ट किया हमारे खिलाफ। हाँ ठीक है, राजीव रंजन जवाब दीजिए। 15 साल के लालू प्रसाद यादव जी के शासन में और 9 साल के नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मुसलमानों का कोई विकास ही नहीं हुआ और यही वजह है कि मुसलमानों की सियासत के नाम पे अवैसी बिहार में आ रहे हैं। उन्हें जमीन दे दी है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी ने। ठीक है, राजीव रंजन ये जवाब दीजिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एक लंबे डिजाइन का हिस्सा है उनका आना। और मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा मानक, इस देश के अल्पसंख्यकों ने आईयूएमएल या एमआईएम जैसी पार्टियों को कभी मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं बनने दिया। मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में वो जानते हैं जो सेक्युलरिज्म आज संबित पात्रा की पार्टी के लिए गाली बन गया है वो संविधान के प्रियम्बल में है और भारत की आत्मा है। वो गालियों से ये सेक्युलरिज्म की उस धारा को अगर कमजोर करना भी चाहेंगे तो इस देश के 100% आप लोग पॉइंट पे आइए, आप ये कहिए ओवैसी फैक्टर नहीं चलेगा। राजीव जी आप कहिए कि ओवैसी फैक्टर नहीं चलेगा, ये कहिए आप पॉइंट तो पे आइए। सबसे बड़ी बात ये है ओवैसी साहब को लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। वो चाहती है पोलराइजेशन और मैं समझता हूं मतदाता इतना विवेकशील है, इतना जागरूक है कि वो एक अवसर के तौर पर बिहार का चुनाव देख रहा है। नरेंद्र मोदी के डिवाइसिव एजेंडे के खिलाफ राजीव जी आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। एनडीए सरकार की उल्टी गिनती। राजीव जी आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। बिहार में मोदी के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन के साथ आंकड़ा बता रहा हूँ, कोई वोट का बंटवारा नहीं होने जा रहा। राजीव जी सुनिए ना, एक आंकड़ा और ये जो लोग उनकी वकालत, अरे राजीव जी सुनिए, रुकिए ना, ये जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में रुकिए 1-2 सीटें जीतने के बाद राजीव जी मतदाता वहां समझ गया कि उसके कारण राजीव जी सुनिए ना, राजीव जी बात सुनिए, जो नुकसान हुआ है नहीं सुनेंगे। राजीव जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजीव जी बात सुनिए, एक आंकड़ा बता रहा हूं, बन पाई है। आंकड़े पर रिएक्शन चाहूंगा आपका, सुनिए अब सुनिए मुसलमान। अरे अब सुनिए भारतीय जनता पार्टी राजीव जी बिछाए हुए जाल में। अरे राजीव जी आप सुन नहीं रहे, एक सेकंड आपका ऑडियो मुझे बंद करना पड़ा। अच्छा सुन रहे हैं, सुनिए राजीव जी सुनिए, आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं 2010 के असेंबली इलेक्शन का। 11 असेंबली सीट ऐसी हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। इनमें से 11 में से 5 बीजेपी और जेडीयू को मिली थी। 29 असेंबली सीट ऐसी हैं जहां 20 से 25% मुसलमान हैं। 29 में से 27 बीजेपी जेडीयू को मिली थी और करीब 7 सीटें ऐसी हैं जहां 30 से 40% मुसलमान हैं और ये 7 में से 6 सीट बीजेपी जेडीयू को मिली थी। इसका मतलब अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट पूरी तरह से एक तरफ जाएंगे, ओवैसी फैक्टर काम नहीं करेगा, यह आपका अति आत्मविश्वास तो नहीं है? आप मुंह तो नहीं बोल रहे सच्चाई से? बिल्कुल अति आत्मविश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते को लेकर जो संशय था अल्पसंख्यक मतदाताओं के अंदर, इस बार बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से सेक्युलरिज्म के जो अवधारणा है, चलिए ठीक है, खरा उतरता है। ठीक है डॉक्टर पात्रा, इसीलिए वहां पहले से बेहतर सीटें जीत करके आए। ठीक है डॉक्टर पात्रा, ये बताइए डॉक्टर पात्रा, ये सारे जो आंकड़े मैंने बताए ये तब के हैं 2010 में जब आप जेडीयू के साथ थे। इसका मतलब सीमांचल में आपके लिए मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला है। करीब 60-70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुत डिसाइसिव रोल में है और देखिए इसीलिए आरोप ये लग रहा है कि आप ही ओवैसी को ला रहे हैं वहां पर ताकि आपको फायदा हो जाए। देखिए हम ओवैसी को ला रहे हैं जो ये लोग कह रहे हैं, इनसे पूछिए
ये ओवैसी साहब इनके बड़े भाई बने हुए थे सबके, कोई आज पहली बार डिबेट थोड़ी हो रहा है। एक साल पहले तक, एक तो 8 साल तक नदीम जावेद जी की पार्टी कांग्रेस और ओवैसी जी बिल्कुल भ्राता बने हुए थे और एक कोएलिशन में चल रहे थे। जेडीयू के साथ न जाने कितने मैं डिबेट्स में बैठा हूं, जब जेडीयू कहती थी अच्छा गुजरात में ऐसे हो गया तो बेचारे ओवैसी ऐसे नहीं करेंगे। कौन कहता है ये मुसलमानों की पार्टी है, ये तो हिंदुस्तान की पार्टी है, ऐसा ये सब कहते थे। और आज जब इनके घर में घुस गए हैं ओवैसी, तो इनको सब याद आ रहा है कि अच्छा इनको आरएसएस ने ओवैसी को बैठाया है। कभी किसी बहस में हम लोगों ने पैनल शेयर नहीं किया है। ये देखिए, ये बीच में मत बोलिए, थोड़ा सुनिए आप। मैं कभी भी किसी पैनल में मुझे याद नहीं स्क्रीन से ऐसे मत बोलिए। अली असगर साहब ने आज जिस आप देखिए सब सेक्युलरिस्ट को देखिए, ये सब लोग आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, ये एमआईएम, ये सब लड़ रहे थे कि देश का सेक्युलरिज्म खतरे में है, हम सबको बचाना है। और यही लोग दंगा कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, मतलब बौखलाए हुए है ना। हम लोगों को देखिए कैसे शांत होकर बैठे हुए हैं, और इनको देखिए कि सारा कोहराम बचा हुआ है। कोहराम, सेक्युलरिस्ट कैंप में कोहराम क्यों बचा हुआ है? अगर हमारे को नुकसान हो रहा है और आप लोगों को फायदा हो रहा है तो शांति से बैठिए, काहे चिल्ला रहे हैं? आप बार बार जो चिल्ला रहे हैं इसी से मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है कि नहीं? अच्छा डॉक्टर पात्रा एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको पता भी होगा जी। कल जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई थी, क्या आज होने वाली है? आज अनाउंस करेंगे सीटों का बंटवारा या आज भी नहीं हो पाएगा? अभी फंसा हुआ है पेच। नहीं, जब हो जाएगा सीटों का बंटवारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होके आपको बता दिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, जाहिर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कल पासवान जी जो मिठाई खिला रहे थे वो तस्वीरें पहले आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और उन्हीं से ऐसा लगता है कि मांझी जी के एकदम सीने पर नश्तर चल गए, वो नाराज हो गए कि बताइए 41 सीट दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और हमें जानकारी तक नहीं है और मीडिया में चल गया है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं ये मांझी जी के साथ। दानिश बैठे हुए हैं। तो मानक जी, जब से मैं डिबेट में बैठा हूँ आप मिठाई 5-6 बार कर चुके हैं। भिजवाना पड़ेगा मिठाई, लगता मिठाई से ही परेशानी है। मिठाई हम भिजवाएंगे, सबको भिजवाएंगे, उनको भिजवाइए, हमारे भाई बैठे दानिश हंस रहे हैं, उनको भिजवाइए। भिजवाएंगे। दिवाली हमारी होगी, सबको मिठाई भिजवाएंगे, चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है, अजय जी जरा ये बताइए और ईमानदारी से बताइएगा, कितनी सीटें डिजर्व करते हैं मांझी जी? कितनी सीटें उनको मिलनी चाहिए? मैं मूल सवाल मानक जी यही है कि किस स्ट्रेटजी और किस रणनीति के तहत इस सरकार की समाप्ति होगी। सवाल सीट का नहीं है। और सीट का क्यों नहीं है? देखिए, दानिश कह रहे हैं कि जितने बड़े नेता पासवान है उतने बड़े नेता मांझी जी भी हैं, उनको कम मत करके आंकी आप। हम कहाँ कम करके मांझी जी को आंक रहे हैं? ये साजिश का आरोप इसीलिए लग रहा है, साजिश का आरोप इसीलिए लग रहा है। देखिए मांझी जी को लाए आपको छोटा करने के लिए, और जब काम पूरा हो गया तो मांझी जी को पीछे रख दिया। मांझी जी को लाए हमको छोटा करने के लिए। रामविलास जी और एलजेपी सबसे बड़ी समर्थक थी मांझी जी के साथ। जब उनके साथ अपमान हुआ, जब बिहार के दलित को कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, लेकिन एनडीए में आने के बाद आपको परेशानी हुई। हमें क्यों परेशानी हुई? हमने दिल खोल करके स्वागत किया है। और अभी परसों मांझी जी ने बयान दिया है कि रामविलास जी मेरे बड़े भाई हैं। तो परेशानी कहाँ है? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपको 41 मिलती है तो उनको 40 तो मिलनी चाहिए। किसी भी चुनाव में विनिबिलिटी इज द क्राइटेरिया फॉर दी सीट। आप पीछे छूट गए। अरे दानिश मैं ये कह रहा हूं आपकी, देखिए दानिश एक और सच्चाई है, उसको आप स्वीकार कर लीजिए। आप एनडीए में बीजेपी के साथ इतने आगे आ गए हैं कि आप वापस तो अब जा नहीं पाएंगे। राजीव रंजन बैठे हैं, पूछ लीजिए, आप वापस जेडीयू में नहीं जा सकते। आरजेडी के साथ हो सकता है आप नहीं जा पाए, तो आप फंसे हुए हैं। आपको ही लगता है कि झुकना पड़ेगा, जो बीजेपी दे रही है वो मानना पड़ेगा। मोदी जी ने आपको फंसा दिया। देखिए एक बात मैं मानक जी कह दूं, जब आप दानिश जी के पास जाएं, आप इसमें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखिए। जो मांझी समुदाय है बिहार का, जो मुसहर समुदाय है, वो इस सोशल प्रोग्रेस के पीछे छूटा हुआ है। उसको सेंटर स्टेज पे देने का काम सबसे आगे बढ़ के पासवान जी कर रहे हैं। उसको सेंटर स्टेज पे लाने का काम भाजपा कर रही है। उसको सेंटर स्टेज, आज तक उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई। उनकी जो हिस्सेदारी बनती थी, इसलिए सवाल सीट का नहीं है। अच्छा ठीक है, सवाल उनकी हिस्सेदारी का है। दीजिए ना, आपके यहाँ थे ना, आप क्यों नहीं सीट दे दी? एक मिनट। अरे भाई आप मुलायम सिंह जी को दानिश को बोले, आप तारिक अनवर जी को अल्पसंख्यक के समर्थक बन रहे हैं। तारिक अनवर जी का क्या हाल क्या हुआ है? दानिश को बोलने दीजिए। दानिश, मानक जी, मैं लगातार देख रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं वो उन्हें मांझी जी और पासवान जी की हिमायत कर रहे हैं। बड़ी उन्हें ऐसा लगता है कि हमदर्दी है।
अगर दलित और महादलितों को उनसे हमदर्दी है तो क्यों नहीं किसी महादलित को मुख्यमंत्री नीतीश जी को हटा दें और किसी महादलित को मुख्यमंत्री आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। दानिश, महादलितों आप देखिए, मैं आपसे पूछता हूं बीजेपी के बारे में, आप जेडीयू आरजेडी की बात करने लगते हैं। मैं ये कह रहा हूं दानिश, ऐसा लगता है कि अब आपके पास कोई चारा बचा नहीं है। आप एनडीए में इतना आगे आ गए हैं कि आपको जो वो सीटें दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमानों का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, लेकिन सरकार में रखेंगे हाशिए में। बिहार से दो मंत्री हैं मुसलमान मंत्री इन्होंने रखे हैं, एक जावेद इकबाल अंसारी जिनका बजट 59 करोड़ रुपए का है पूरा का पूरा। अच्छा, एक मालिक है। टाइम खत्म हो गया मेरा, टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। अब जहां जा रहे हैं वहां 15 साल तक साइज समीकरण की बातें करके दलित और मुसलमानों को ठगने का काम किया। दानिश टाइम खत्म हो गया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दानिश फिर से 10 सेकंड दे रहा हूं आपको। आपको नहीं लगता कि आप फंस गए? अब मोदी जी ने फंसा दिया आपको जाना ही पड़ेगा, जो सीटें वो देंगे आपको लेनी पड़ेगी। जी फंसे नहीं है, बोल रहे हैं आप जबरदस्ती फंस गए। हम कहीं से नहीं फंसे हैं, हम बिहार की आम आवाम के साथ खड़े हैं, बिहार की आम आवाम हमारे साथ खड़ी है। 10 सेकंड में एक और सवाल है, 10 सेकंड में एक और सवाल है, मुसलमानों की रहबरी की बात कर रहे हैं। 10 सेकंड में, क्या जीतन राम मांझी आपको लगता है सीएम बनने चाहिए एनडीए जीतता है तो? जी, अगर बिहार की जनता ने और एनडीए के घटक दलों ने चाहा तो निश्चित तौर पे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने चाहिए। इसी नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश, राजीव जी, अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नदीम जावेद, संबित पात्रा, देख लीजिए, संबित पात्रा सुन लिया ना आपने, दानिश साफ कह रहे हैं जीतन राम मांझी बिहार में महादलितों के सबसे बड़े नेता हैं और साथ में सीएम पद की आकांक्षा भी रखते हैं, महत्वाकांक्षा भी रखते हैं। संबित पात्रा ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।